हेलो गाइस, होप करता हूँ कि तुम सब ठीक हो गए। स्वागत है तुम्हारा एक और बिल्कुल नए रिव्यू वीडियो में। जैसा कि एक हफ्ते पहले मैंने वन पीस के पहले आर्क का रिव्यू करा था, तो इस वीडियो में मैं वन पीस के दो आर्क का रिव्यू करूंगा, वो भी एक साथ। पहला आर्क मैंने करीब एक हफ्ते पहले देखा था, जो कि काफी बढ़िया था। उसके बाद देखा मैंने बराती आर्क और आरलोंग पार्क आर्क, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया थे। ये सीरीज हर आर्क के साथ काफी ज्यादा सीरियस होती जा रही है। सच कहूँ तो मैंने सिर्फ 3 ही आर्क देखे हैं, लेकिन मुझे काफी मजा आ रहा है। बात करूँ बराती आर्क की, जिसमें हमें जोरो की बैक स्टोरी दिखाई गई, जोरो की स्ट्रगल और जोरो की फाइट, जो कि काफी बढ़िया था। जोरो की बैक स्टोरी काफी कूल थी, एट द सेम टाइम काफी फनी भी। कैसे उसने अपने एक दोस्त को प्रॉमिस किया है कि वो वर्ल्ड का नंबर 1 स्पोर्ट्समैन बनेगा, जिसके लिए वो काफी ज्यादा मेहनत करता है। फाइनली जोरो की लड़ाई जब वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन से होती है, तो वो मुकाबला देखने लायक था। जोरो उसे हरा तो नहीं पाता, क्योंकि वो बंदा एक अलग ही लीग में था, लेकिन वो जोरो को एक्नॉलेज करता है। वो चाहता तो जोरो को छोटी सी तलवार से ही हरा देता, लेकिन वो जोरो को प्रेस करने के लिए अपनी बड़ी तलवार निकालता है और जोरो को एक ब्लो मारता है। वो जोरो से कहता है कि एक दिन तुम वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन बनोगे, और उस दिन तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब वो दिन आएगा, तुम मुझे हराने के काबिल हो चुके होगे। जोरो जानता तो था कि वो उसे हरा नहीं सकता, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसके एथिक्स बीच में आ रहे थे। अगर वो पीछे हटता तो ये उसके लिए शर्मनाक होता। और लूफी भी जोरो की फाइट के बीच बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि लूफी जानता था कि अगर उसने ऐसा करा तो जोरो बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। और अब बात करूँ सांजी की, जो कि हमारा नया कैरेक्टर था इस आर्क में। तो ये बंदा जितना ज़्यादा कूल दिख रहा था मुझे पिछले आर्क में, ये उतना ही बड़ा सिम्प भी है। ये पहले नामी पे लाइन मार रहा था, बाद में उसकी बड़ी बहन पे लाइन मार रहा होता है। हालांकि सांजी की बैक स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। उसका सपना है कि उसे ऑल ब्लू सी ढूंढना है, जहाँ दुनिया के चारों समुद्र मिलते हैं और वहाँ हर तरह की मछली मिलती है। एक कुक के लिए इससे बेहतर सपना क्या ही हो सकता है। जहाँ बात करूँ सांजी की बैक स्टोरी की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जहाँ एक तरफ सांजी बचपन में एक होटल में काम करता था, जहाँ वो बेकार बचा हुआ खाना फेंक देता था, और दूसरे शेफ्स को कहता था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें दूसरों का झूठा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये वेस्ट है। लेकिन उसके जब शिप पे पायरेट्स का अटैक होता है, जो कि जैफ के क्रू का था, लेकिन उसी टाइम पानी में सुनामी आ जाती है और सब कुछ डूब जाता है। तभी जैफ जो होता है वो सांजी को बचाने के लिए अपनी एक टांग कुर्बान कर देता है और सांजी को बचा लेता है। वो सांजी को थोड़ा सा खाना देता है और एक बड़े बैग में ढेर सारा खाना लेता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। जैफ और सांजी समुद्र के बीचों बीच एक छोटे से आइलैंड पर फंस चुके थे, या यूँ कहूँ कि एक बड़ी सी चट्टान जो समुद्र के बीचों बीच है। जैफ सांजी से कहता है कि अगर कोई शिप दिखे तो मुझे बताना। ऐसे ही कुछ दिन चलते चलते जब सांजी का खाना खत्म हो जाता है, तो वो जाता है जैफ के पास। वो सोचता है कि जैफ को मार के वो उसका खाना छीन लेगा, लेकिन जब वो उसे मारने जाता है तो उसे पता चलता है जैफ के पास तो कुछ खाना था ही नहीं। उसके पास जो बड़ा सा बैग था उसमें सिर्फ सोना था। जो भी खाना था उसने सब सांजी को दे दिया था। सांजी को अपने उस बात पे बड़ा रिग्रेट होता है कि कैसे वो बचपन में खाना फेंक देता था, और अब उसे इस बात का पछतावा हो रहा था। जैफ और सांजी मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो एक दिन एक ऐसा शिप रेस्टोरेंट खोलेंगे जहाँ से किसी को भी भूखा वापस नहीं जाना पड़ेगा। उनका शिप अच्छे से चल ही रहा था, लेकिन एक दिन उनके शिप पे एक अजीब सा भूखा आदमी आता है। वो उनसे खाना मांग रहा होता है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए दूसरे शेफ्स तो उसे खाना देने से मना कर देते हैं। लेकिन बाद में सांजी जाके उसे अलग से खाना देता है और उसकी जान बचाता है। वो बंदा जिसकी जान सांजी ने बचाई वो और कोई नहीं जिन था, जो कि डॉन क्रीक के पायरेट क्रू का मेंबर था। डॉन क्रीक एक काफ़ी जाना माना पायरेट था, जो कि हाल ही में रेड लाइन पे गया था, जिसकी वजह से उसकी काफ़ी बुरी हालत हो चुकी थी। उसका शिप भी खराब हो चुका था। किन जाके जब डॉन क्रीक को सांजी के बारे में बताता है, तो डॉन क्रीक डिसाइड करता है कि वो जाएंगे बराती होटल पे और उस पर कब्जा कर लेंगे। डॉन क्रीक जाता है उनके होटल पे। उन्हें पता था कि ये पायरेट है, लेकिन फिर भी सांजी उसे खाना दे देता है। लेकिन बाद में जब वो उन्हीं पे हमला करने लगता है, तो सांजी और लूफी मिलकर उनकी बैंड बजाते हैं। लेकिन इसमें गिन का कैरेक्टर काफ़ी तगड़ा था। कैसे एक तरफ सांजी ने उसकी जान बचाई, तो वो बीच में फंस चुका था कि डॉन क्रीक की मदद करे, जो कि उसका बॉस है, या फिर सांजी की जिसने उसकी जान बचाई। अब बात करूँ आरलोंग पार्क आर्क की, तो ये बराती आर्क से काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। इसमें हमें नामी की बैक स्टोरी दिखाई गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। सच कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा। अब तक जितने भी मैंने एपिसोड देखे हैं उन सब के मुकाबले नामी की बैक स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। नामी जो कि लूफी और जोरो को छोड़ के भाग गई थी उनका सारा पैसा लेके, जैसे कि वो और पायरेट्स के साथ करती थी, क्योंकि एक पायरेट थीफ थी। उसका मानना है कि चोर से चोरी करना कोई चोरी नहीं है। हमें पता चलता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, वो इतने सारे पैसे का क्या करने वाली है। वो जिस आइलैंड पे रहती थी वहाँ पायरेट्स ने कब्जा कर रखा है, जो कि इंसान भी नहीं है। वो खुद को फिशमैन बुलाते हैं। वो आधे मछली हैं और आधे इंसान। वो लोग लैंड और सी दोनों में ही सांस ले सकते हैं और दोनों जगह ही काफ़ी अच्छे से लड़ सकते हैं। इनकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा टफ है। वो खुद को इंसानों से सुपीरियर मानते हैं, एक सुपीरियर स्पीशीज़ जो कि इंसानों के रूल करने के लिए बनी है। वो एक दिन अचानक से नामी की विलेज में आते हैं और पूरी विलेज पे कब्जा कर लेते हैं। वो हर किसी को कहते हैं कि हर बंदे को जीने के लिए 1 लाख बेरीज देनी पड़ेगी। बेरीज उनकी कोई करेंसी है, और बच्चों को 50,000 बेरीज। जो ऐसा करने से मना करता पायरेट्स उसको मार देंगे। हालांकि ये उन्हें हर महीने देना था। नोमी की फोस्टर मदर, जो कि काफ़ी गरीब थी,
वो पैसे नहीं दे पाती। उसके पास सिर्फ 1 लाख बेरीज थी, तो वो कहती है कि तुम मेरे बच्चों को छोड़ दो और मुझे मार दो। वो खुद को सेक्रीफाइस कर देती है ताकि उसके बच्चे ज़िंदा रह सकें। नामी काफ़ी अच्छे सी चार्ट्स बनाती थी बचपन से ही। इसमें से एक सी चार्ट को देखने के बाद आरलोंग डिसाइड करता है कि नामी को वो छोड़ देगा। बदले में नामी को उसका क्रू ज्वाइन करना पड़ेगा और वो उसके लिए सी चार्ट्स बनाएगी जब तक वो पूरे वर्ल्ड के नहीं बना देती। वो उसके साथ डील करता है कि अगर तुमने मुझे 100 मिलियन बेरीज ला के दे दी तो मैं तुम्हारे आइलैंड को छोड़ के चला जाऊँगा और सबको आज़ाद कर दूंगा। नामी, जो कि एक सिर्फ छोटी सी बच्ची थी, वो उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है और वो लोगों से चोरी करना शुरू कर देती है। वो जैसे तैसे करके पैसे जोड़ती है। हालांकि अब वो बड़ी हो चुकी है और वो पैसे चुराने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो चुकी है। उसको सिर्फ कुछ ही पैसे रह गए हैं चुराने के लिए, जिससे उसका 100 मिलियन पूरा हो जाएगा। नामी ने ये बात अपनी बहन के अलावा किसी से नहीं बताई, क्योंकि उसको लगता था कि अगर गाँव वालों को ये बात पता चली तो वो उससे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा लेंगे। अब जबकि उसके पास 93 मिलियन बेरीज हो चुकी थी, उसको सिर्फ 7 मिलियन बेरीज और चाहिए थी। आरलोंग को पता था कि अगर वो पूरे हो गए तो वो इतने अच्छे एसिड को खो देगा। आरलोंग सीधे सीधे तो डील तोड़ नहीं सकता था, इसलिए वो अपने मरीन दोस्त को भेजता है नामी के पैसे जब्त करने के लिए, क्योंकि वो सारे पैसे चोरी के थे। नामी कोशिश तो बहुत करती है पर वो उसे रोक नहीं पाती। नामी को पता चल जाता है कि आरलोंग ने इसे भेजा है। नामी आरलोंग के पास जाती है क्योंकि आरलोंग ने उसकी डील को सीधे सीधे तोड़ दिया था। आरलोंग नामी से कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा। क्या मैंने खुद पैसे चोरी करे? नहीं ना। तुम फिर से पैसे जमा कर सकती हो जब तक कि पूरे पैसे जमा नहीं हो सकते। वैसे भी हमारी डील में कोई टाइम लिमिट तो थी नहीं, तब तक के लिए गाँव मेरे अंडर ही रहेगा। नामी काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, लेकिन वो अपनी बहन को कहती है कि मैं फिर से पैसे जोड़ लूँगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, और अब तो मैं काफ़ी एक्सपर्ट हूँ चोरी करने में। लेकिन तभी गांव का रिप्रेजेंटेटिव उससे कहता है कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आरलोंग अपनी डील तोड़ चुका है और वो फिर कुछ ना कुछ ऐसा ही करेगा। तभी नामी को पता चलता है कि गाँव के हर एक शख्स को उसकी डील के बारे में पता था। वो लोग बस नामी से उस बारे में बात नहीं करते थे ताकि नामी के ऊपर कोई प्रेशर ना हो। नामी वैसे तो लूफी और जोरो को छोड़ के भाग चुकी थी, उसो भी उससे ज़्यादा काफ़ी गुस्से में था। लेकिन जब वो नामी की बैक स्टोरी जानते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। वो नामी की मदद करने का डिसाइड करते हैं। हालांकि लूफी एक भी बात सुनता नहीं है, क्योंकि उसने नामी की बैक स्टोरी सुनी नहीं थी। वो कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो उसकी बैक स्टोरी क्या है, नामी मेरी दोस्त है और मैं उसकी मदद करूँगा। लेकिन लूफी काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, जो तुम सोच भी नहीं सकते लूफी ऐसा कुछ कर जाता है। जब लूफी गई कि उसके पास एक प्लान है, तो तुम सोच भी नहीं सकते लूफी क्या कर डालेगा। कई बार तो अपने प्लान्स के चक्कर में खुद ही फंस जाता है। हालांकि इस आर्क में हमें उसॉप की भी चालाकी देखने को मिली, जो कि काफ़ी बढ़िया था। उसॉप जैसे तैसे एक फिशमैन को हरा ही देता है अपना दिमाग लगा के। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा डरपोक है, वो सिर्फ भागता रहता है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे उस बंदे को हरा ही देता है। और जोरो तो जोरो ही है, जोरो आराम से लोगों को पेल देता है। और अब तो उसके साथ सांजी भी है, जो कि लड़ाई के मामले में काफ़ी ज़्यादा कूल है। लूफी जैसे तैसे करके आरलोंग को हरा ही देता है। ओवरऑल बात करूँ तो कैरेक्टर डेवलपमेंट के हिसाब से आरलोंग का काफ़ी ज़्यादा बेटर था। नामी का कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हुआ है, लेकिन जोरो का भी कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है। बैक स्टोरी की बात करूँ तो सांजी और उसॉप की बैक स्टोरी तो मुझे पता है, लेकिन लूफी के बारे में अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं पता। बात करूँ एनिमेशन की, जो कि पहले के एपिसोड्स के मुकाबले थोड़ा बेहतर है, लेकिन मुझे अब इसकी आदत पड़ चुकी है। ओवरऑल बात करूँ तो दोनों आर्क काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मुझे आरलोंग पार्क आर्क ज़्यादा बेटर लगा। उम्मीद करता हूँ कि आगे के आर्क्स भी इतने ही अच्छे होंगे। आगे भी वन पीस के और रिव्यूज आएंगे। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तब तक के लिए सायोनारा। दिस इज वॉचर्स, कीप वॉचिंग।